तो आज से हम नीतियां, शासन और प्रशासन ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। इसके आगे हम बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था। इसमें हमने मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा को समझा था और नीतियां, शासन, प्रशासन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो उसमें मूल्य शिक्षा का परिचय हमने समझा था कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य और इसके प्रभाव को समझने के बारे में है। इसका चारों ओर का दृष्टिकोण होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। जो व्यक्तिगत होता है उसमें व्यक्तिगत संतोष, सफलता के लिए कौशल, आत्म विकास इसके मुख्य बिंदु होते हैं और ये जीवन और काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। सामाजिक दृष्टिकोण जो होता है वो शिक्षा का उद्देश्य समाज, राष्ट्र और विश्व में युवा पीढ़ी को योगदान करने के लिए होता है और इसके मुख्य बिंदु होते हैं समाज में योगदान, राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रभाव। गांधी जी कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर्स आर लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि वैल्यू एजुकेशन का महत्व यह है कि ये कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। तो अगर संप्रदा गई तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। तो इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन है वो हर किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा का तो अपना योगदान है ही, लेकिन नैतिक शिक्षा जो है वो बहुत ही आवश्यक है जीवन में, कैरेक्टर को बनाने के लिए, व्यवहार को बनाने के लिए, चरित्र को बनाने के लिए। ठीक है। मूल्य शिक्षा में जो प्रमुख विकास हुए थे वो हमने पढ़ा था कि जो पहला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952-53 में, उसमें शिक्षा के परिभाषित लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। इस प्रकार समय समय पर जो कमेटियां बनी उन्होंने वैल्यू एजुकेशन को हायर एजुकेशन या एजुकेशन के अंदर कैसे उतारे उसके बारे में कुछ बिंदु हैं जो कि जानकारी हमने बताई। क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से वैल्यू एजुकेशन को जोड़ा गया? तो मॉडर्निटी एक समस्या थी, ग्लोबलाइजेशन एक समस्या। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता, डाइवर्सिटी मतलब जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग जाति धर्म समाज के, तो वो एक इंक्लूसिविटी था कि यहाँ पे अलग अलग समाज, देश, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। एनवायरमेंट और एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। एक्सप्लोडिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लोड हो रहा था वर्ल्ड में वो एक कारण था। सोशल मीडिया आदि एक कारण है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एक कारण था। ये समस्याएं थी जिसको लेकर के वैल्यू एजुकेशन को रखा गया। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा में हमने जाना कि दुनिया के जो ज्ञान की संरचना को ये विकसित करता है, शिक्षार्थियों और स्थायी भविष्य में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है, आजीवन सीखने की नींव रखता है। पर्यावरण की शिक्षा जो है हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। फिर इसमें जो EESD पर जोर देता है, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पर्यावरण की शिक्षा आवश्यक है लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। ऐसा ना हो कि हम ऐसा डेवलपमेंट कर दें जो किसी काम का ही ना हो और हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरण के दृष्टिकोण से टिकाऊ समाजों को बढ़ावा देना, छात्रों के कौशल और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक जागरूकता का विकास करता है। अक्सर औपचारिक शिक्षा के बाहर स्कूल, समुदाय भागीदारी और युवा कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से एनवायरमेंट शिक्षा को आगे बढ़ाया गया और जोड़ा गया और ये इसके मूल उद्देश्य थे कि क्यों इसको लिया गया है। पर्यावरण और उसके मुद्दों के प्रति जागरूकता। तो जागरूकता एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य था पर्यावरण शिक्षा को जोड़ने के लिए। ज्ञान और समझ हासिल करना पर्यावरण के बारे में, मूल्य और प्रेरणा करना के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा कैसे दें। तो इसके मूल्य और प्रेरणा, कौशल इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पर्यावरण मुद्दों के लिए समस्या समाधान कौशल कौशल को हासिल करें, स्किल्स को डेवलप करें। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। पर्यावरणीय उपाय और शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने की क्षमता। ठीक है। और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, EESD के बारे में कुछ डिटेल है जो हमने पढ़ी थी। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आज स्लाइड्स आपको। नीतियां, शासन और प्रशासन। तो यहाँ से हमने भारतीय संविधान को पढ़ा था कि भारतीय संविधान के मुख्य बिंदु क्या थे कि ये सर्वोच्च कानून है, मौलिक राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियां, कर्तव्य को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशिक सिद्धांतों और नागरिक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये हमारा संविधान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान के आधार पर देश का संचालन होता है, हम ये भी जानते हैं।
B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। ये मोटा मोटा हमारे जो संविधान है उसकी रूपरेखा है। और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमने अपनाया। इसमें क्या क्या था? इसमें एक प्रस्तावना थी, 22 भागों में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में 1950 में इसके एक अधिनियम के बाद 104 संशोधनों के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई। और इसके अलावा संविधान में अब भाग 25 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो हमारे संविधान के विभिन्न स्रोत हमने पढ़े थे कि 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उससे हमने क्या लिया? उससे हमने संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। तो बेसिकली ये ऐसी हमारा संविधान ऐसा है जिसमें नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं और उन नियम कायदे कानून के अनुसार हमको अपना देश संचालित करना होता है। ब्रिटिश संविधान से हमने कुछ चीजें ली, जिसमें संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। मतलब ये प्रोसीजर्स होते थे कि कैसे कोई चीज चलेगी, ये उसके हम एसओपीज कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस के ये रूल्स नियम कानून होते हैं जो हमने दूसरे देशों से प्राप्त किए और अपने लिए एक नया संविधान बनाया। अब इसमें जो शुरुआत होती है कोई भी चीज की, वो बुक की वो प्रस्तावना के साथ होती है। तो हमने प्रस्तावना में क्या लिया? भारत के लोग भारत को एक राष्ट्र बनाने की गंभीरता से संकल्प लेते हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। तो संप्रभु जो है ये बाद में इसमें जोड़ा गया था, जब स्टार्टिंग में ये नहीं था। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। नवंबर 1949 के 26वें दिन, मतलब 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे संविधान सभा में इस संविधान को अपना लिया और इसको अधिनियमित कर दिया और स्वयं को सौंप दिया। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, उन फंडामेंटल राइट्स को वर्गीकरण किया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे मूल रूप से, 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। उनमें से पहला क्या था? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में से आता है? 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 नंबर से लेके 22 तक आता है। ऐसे इनको वर्गीकृत किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब पॉइंट वाइज लिखेंगे। 14 के अंतर्गत कुछ पॉइंट लिखेंगे, ये आएगा। 15 के अंदर एक एक लाइन के समानता के अधिकार में 14 से 18 तक डिटेल दी हुई होगी, स्वतंत्रता का अधिकार दिया होगा। ये सब एक बार आप गूगल से भी रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इजीली मिल जाता है संविधान के बारे में, तो हर जगह इसके बारे में दिया रहता है। सर ये अनुच्छेद वगैरह पूछते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या पूछ आता है? ये जैसे मौलिक अधिकार जो है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो जानकारी, मिनिमम जानकारी हमको होना चाहिए ओके। मौलिक अधिकारों की। क्योंकि बड़ा तो ज्यादा नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है कि हम जो है, हमारा स्ट्रीम जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें डीप जाना हो। कि भाई कोई लॉ का एग्जाम है तो कोई पूछ सकता है डीपली, बट ये मौलिक अधिकारी जरूरी है। तो ये अनुच्छेद पूछ सकते हैं उसमें कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक आता है। तो एक बस और देखिए, लास्ट इसमें समझने वाली बात ये कि 14 से स्टार्ट होता है और 32 पे समाप्त होता है। तो ओके इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप देखोगे तो ये सीरियल से ही है। 14 से 18 में समानता का अधिकार है, 1922 में से स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा बस लास्ट में एक ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हटा दिया। तो ओके। वो भी 31 है, तो 31 हट गया था। ऐसा ही करके आप याद कर लेना। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ वो संप्रभु करके वर्ड आया था लास्ट संप्रभु मतलब जिसमें। सेक्युलर। ओके थैंक यू। अब हम आज पढ़ेंगे भारत के संविधान में अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची क्या थी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची थी। तो पहली अनुसूची में इन्होंने स्टेट्स और जो सेंटर के प्रदेशों की सूची बनी। दूसरी अनुसूची में इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया? राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालय का परीक्षक का वेतन इन्होंने। तो पहली अनुसूची इन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनाई। दूसरी में इन्होंने जितने भी जो मेन इनके हेड होते हैं हमारे यहाँ, जो भी
व्यवस्थाएं हैं, उनके जो हेड हैं, उनके वेतन के बारे में डिटेल दी गई। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में लिया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण दिया गया। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और में जो आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान किए। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन देती है। इसमें 3 सूचियां हैं। और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये इन सूचियों के आधार पर पूरी डिटेलिंग बनाई गई है कि कैसे कौन कौन से राज्य रहेंगे, बाकी के जो अधिकारी हैं या जो सर्वोच्च पद हैं उनका वेतनमान किस प्रकार रहेगा, शपथ प्रतिज्ञा कैसे दिलानी है, उनका रूप क्या रहेगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो प्रत्येक राज्य की सीटों जो सांसद वगैरह जाते हैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं, जिनको एमएलए चुन के भेजते हैं, वो कैसे होंगे। तो वो सारी रूपरेखाएं इनके अंदर, ये बेसिकली डिटेलिंग है कि हमें कैसे काम करेगा संविधान, कौन क्या क्या करेगा, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। फिर 9वीं सूची है। 9वीं सूची में क्या होता है, 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई। मतलब 9वीं सूची जो है ये 1951 में जोड़ी गई। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, इससे संबंधित अधिनियम आदेश शामिल है। ठीक है, तो 1951 में इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग, गो संपत्ति का अधिकार। अब मतलब जो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार जो वहां 31 में जोड़ा था वो हट गया था यहाँ, और उसको 1951 में संशोधन करके यहाँ ले लिया गया। 10वीं अनुसूची 1985 में 52 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो क्या होता है, संविधान जब हमारा बना और बनने के बाद फिर उसमें जब हमें लगा कि भाई इसमें कुछ कमी है या कुछ एडिशन होना है, तो उसको संशोधन कहा जाता है। और संशोधन को भी डिनोट किया जाता है कि पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा, ऐसे उसमें कब कब हमारे संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किए गए हैं उसको संशोधन कहते हैं। तो इसलिए ये सम टाइम में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट बहुत ज्यादा डीप है तो फिर भी पढ़ लें, माइंड में रख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल किए हैं। ज्यादातर मेरे हिसाब से जो संविधान संशोधन अगर कोई हायर एजुकेशन को लेकर संविधान में किया गया है तो उसके बारे में आएगा, ना कि संविधान से रिलेटेड इसमें आएगा। 11वीं अनुसूची 1992 में 73 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज के प्रावधान को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची, 12वीं यहाँ आ गया, अनुसूची 1992 में 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर निगमों के लिए प्रावधान शामिल किए गए। तो इस प्रकार से समय समय पर अनुसूचियों में जो है पहले 8 अनुसूची थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर ये 12 अनुसूचियां संशोधन के द्वारा लाई गई। फिर सर ये भारत, अनुसूचियां भी संविधान के अंतर्गत ही आती हैं? हाँ ये देखो, कोई बुक बनती है ना तो हम इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्स करते हैं ना कि कौन से पेज पे क्या रहेगा, जी। है ना, कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे ही ये इंडेक्सिंग की हुई है कि कितनी अनुसूचियां, कितने चैप्टर हैं भैया हमारे संविधान में, तो ये अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद कितने हैं, मतलब अनुच्छेद के कानून क्या क्या, धाराएं क्या क्या रहेंगी, उन धाराओं में जैसे मौलिक अधिकार कौन सी धारा से स्टार्ट होगा, तो 14 से लेकर 18 तक स्टार्ट होगा। इस तरीके से ये पूरा डिटेलिंग हम पढ़ रहे हैं। इसको हमें अब फिर उसको डीप जाके पढ़ो तो फिर एक एक पे जाना पड़ेगा हमको कि पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। अब इसके अंदर भी अनुच्छेद होंगे कि ये अनुच्छेद 122 से लेकर के 130 तक, मान लो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, तो राज्य और केंद्र शासित कौन कौन से राज्य रहेंगे, तो धारा 132 में भाई हिमाचल प्रदेश रहेगा, धारा 332 में फलाना राज्य रहेगा। ऐसे हर चीज को नोटेड और पॉइंट वाइज किया गया है। ठीक है, तो ये संविधान जो भी लिखा जाता है वो, या लॉ जो भी होता है वो इसी प्रकार से बनाया जाता है। फिर उसमें उन्होंने प्रस्तावना भी बनाई कि क्यों ये क्या संविधान है, क्या है उसमें, तो वो वर्ड जोड़े गए, मूल उसको दिया गया इस प्रकार से। ओके। ठीक है, अब भारतीय संविधान में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार।
तो अधिकार आपको प्राप्त हो गए, एज ए नागरिक सिटीजन आपके क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन अधिकार के साथ अधिकार खाली नहीं आते, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है कि अधिकार प्राप्त होगा इस देश में रहने का, लेकिन आपकी कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति। तो क्या कर्तव्य बनते हैं? सबसे पहले तो इसमें अनुच्छेद 51A में ये उल्लेखित है, ठीक है। 51A याद रखिएगा, किस लिए है? मौलिक कर्तव्य के लिए। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं, ठीक है, कि भाई 51A के बारे में पूछ लेगा क्या करता है, तो ये क्या करता है? प्रत्येक भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन की जिम्मेदारियों को ये सुनिश्चित करता है कि भैया उनकी जिम्मेदारियां बताता है। इन कर्तव्यों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? धार्मिक, लैंग्वेज, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं से भरे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो ये जो हमारी क्या जिम्मेदारी है या कर्तव्य है? पहला, कि हमें धार्मिक, भाषा और क्षेत्र की जो विविधताएं हैं उसमें सद्भाव बना के रखना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का हमारा कर्तव्य है। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ जैसे सती प्रथा और इस प्रकार की जो भी बाल विवाह वगैरह जो ऐसी प्रथाएं थी जो कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध थी या उनके लिए शोषण का काम करती थी या ऐसी किसी भी प्रकार की, तो उसको त्याग करने का हमारा कर्तव्य है, या हमें करना चाहिए। कोई रूढ़ी चली आ रही है जो गलत है उसको समाप्त करना चाहिए। भारत की समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं जो पूरा तोड़ फोड़ के नाम लिख के आ जाते हैं या कुछ करके आ जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और कभी कुछ मॉब वगैरह होता है तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करना, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जो हमारा पर्यावरण है उस पर सुधार करना या उसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ठीक है, राष्ट्र की प्रगति में योगदान देना। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की भलाई का बढ़ावा देना। तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो ये याद रखना है, इनमें से कोई भी पॉइंट बन सकता है। और 51A याद रखना, अनुच्छेद 51A ये याद रखेंगे हम इसमें, ठीक है। अब हमारी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि भाई जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका रोल क्या होता है और वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, या आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपका रोल क्या रहेगा और आप प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते वो समझते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स, कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और एलिजिबिलिटी भी लोकसभा मेंबर, आप लोकसभा मेंबर के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। और शुड नॉट होल्ड मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक, और कुछ पोस्ट होती हैं जो कि आपको जब राष्ट्रपति के लिए बनेंगे तो वो आप होल्ड नहीं करना चाहिए, आपको कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को छोड़कर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इलेक्शंस। तो इलेक्शन कैसे होते हैं राष्ट्रपति के? इनडायरेक्टली होते हैं, इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग एमपी। तो जो राष्ट्रपति होता है इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता इनको वोट नहीं देती है। यहाँ इनको वोट कौन करता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। कौन कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए जो राज्यसभा और संसद के लोग होते हैं, चुन के जाते हैं, सांसद जिन्हें बोलते हैं। और एमएलए होते हैं जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो विधायक होते हैं उनको एमएलए। और सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर कोई इसमें डिस्प्यूट होता है तो कौन हैंडल करता है? वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। टर्म्स एंड एम्योलमेंट्स, तो इनका टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का राष्ट्रपति का टर्म होता है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, उनको पद त्यागना होगा और फिर उसके बाद अगर दोबारा चुनते हैं तो फिर से आएंगे। री इलेक्शन कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप री इलेक्शन करा सकते हो। कैन रिजाइन बिफोर द फुल टर्म, यस, रिजाइन भी कर सकते हैं फुल टर्म से पहले। तो ये प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रोल होते हैं और क्वालिफिकेशंस होती हैं
जैसे कि हम नेट के एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, वैसे ही प्रेसिडेंट जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए बनने के लिए ये क्वालिफिकेशंस और ये रोल्स होते हैं। दूसरा इसमें आता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट को बोलते हैं महाभियोग, कि कुछ उनके ऊपर अगर ऐसा कोई गलत काम कर दिया तो वो कैसे चलेगा। तो भाई राष्ट्रपति इतनी आसानी से तो महाभियोग नहीं चलता, तो उसका भी लेकिन प्रावधान है। वो कब चलेगा, कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब चलेगा, जब वो संविधान का वायलेशन करेंगे, तो उसको कोई तोड़ेंगे, ठीक है। और रिक्वायर्स इनिशिएशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और इसके अलावा दोनों सदन जो है, राज्यसभा और लोकसभा, इसको जो है इसको शुरुआत करेंगे महाभियोग की, तब जा करके राष्ट्रपति को जो है महाभियोग चलाया जा सकता है, और फिर कानूनी आगे जो भी उनकी प्रक्रिया होगी वो चलेगी। वैकेंसी, तो वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। यदि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है और खाली पड़ा है, तो खाली पड़ा होता है तो क्या होता है, कुछ समय के लिए हम उसको जैसे कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कोई बंदा कहीं जा रहा है, तो सीनियर रैंक का, तो उसके नीचे वाली रैंक का जो आदमी होता है उसको एज ए एक्टिंग मैनेजर बोल देते हैं। तो वैसे ही जब अगर प्रेसिडेंट नहीं है, उस समय में कहीं गया हुआ है, तो उस समय कौन एक्ट करता है, प्रेसिडेंट की जगह काम कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, चीफ जस्टिस करेगा, या सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। और इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी विद इन 6 मंथ। और जैसे मान लो डेथ हो गई किसी प्रेसिडेंट की, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन आती है, वैकेंसी की, खाली हो जाती है पद। तो और इलेक्शन कब होगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना चाहिए उस खाली स्थिति को भरने के लिए राष्ट्रपति पद की, ठीक है। अब शक्तियां क्या होती हैं इनके पास, तो ये जो की ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। जैसे आर्मी वगैरह का जो इम्पोर्टेंट काम है, उसमें कुछ ऑफिशियल्स को ये, जैसे गवर्नर वगैरह को ये अपॉइंट करते हैं। समन्स और प्रोवोक और डिसॉल्व, पार्लियामेंट सेशन को ये समन करते हैं, और इसको जब अनुशंसा आती है संसद से तो उसको डिसॉल्व भी कर देते हैं। अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन बनती है राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, उस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, तो जो डिफेंस है, जो रक्षा सुरक्षा की जो आर्मी वगैरह होती है, नेवी वगैरह, वहां के ये कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये जो युद्ध को है डिक्लेयर करते हैं। कंक्लूड पीस विथ पार्लियामेंट अप्रूवल, और ये शांति का भी, शांति विराम का भी जब पार्लियामेंट अप्रूवल देती है तो युद्ध और शांति दोनों के लिए ये डिक्लेयर करते हैं। कंट्रोल्स मनी बिल्स इन पार्लियामेंट, तो जो जो मनी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है हर साल, हमारे यहाँ जो बजट सेशन आता है या कोई भी मनी बिल आता है, तो उसको जो ये कंट्रोल करते हैं। और ये ग्रांट्स पार्डन्स, मतलब पार्डन्स मतलब जो जिनको सजा हो जाती है, फांसी वगैरह की सजा हो जाती है, तो उनको भी ये इनके पास शक्ति होती है कि उसको क्षमा करें, और इस प्रकार से सजा वगैरह भी ये कम्यूट्स करते हैं। फिर इमरजेंसी पावर होती है, कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। देखिए हमारे यहाँ इमरजेंसी 3 तरह की होती है। 3 तरह की इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है, और फिर राज्य की इमरजेंसी होती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी कहाँ कहाँ होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। समटाइम जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में सुना था कि भाई उनके पास पैसा खत्म हो गया है और वो फिर भीख मांगते फिर रहे हैं इधर उधर, तो अलग अलग कंट्रीज के पास जा रहे हैं, वहां से उन्होंने पैसे की रिक्वायरमेंट होती। तो ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत आता है। अगर आपकी जीडीपी खराब है, आपके हम इंडस्ट्रीज नहीं है, तो आपकी सिचुएशन भी खराब हो सकती है, आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ा तो जो सरकार जो है वो गिर सकती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कहलाती है। तो स्टेट जो इमरजेंसी होती है वो हमेशा अनुच्छेद 352 में आएगी, है ना। 352 को आप पढ़ेंगे तो उसमें इमरजेंसी के बारे में बताया होगा, फिर उसमें क्या क्या काम करने होंगे वो इसके बारे में बताया होगा।
356 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्य की इमरजेंसी, राज्य में इमरजेंसी आती है तो फिर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लॉ चलता है। तो प्रेसिडेंट लॉ कब चलता है, जब सेंट्रल पे इमरजेंसी आती है। और गवर्नर का लॉ कब होता है, जब राज्य पे इमरजेंसी आती है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंतर्गत आती है। तो ये धाराएं याद रख लीजिएगा, मैं भी इसमें पूछ सकते हैं यहाँ से कि राष्ट्रपति के पास जो डिक्लेयर करने की पावर, इमरजेंसी पावर डिक्लेयर करने की शक्ति होती है, वो कौन सी धाराओं के अंतर्गत होती है या अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। सो ये फंडामेंटल रोल और क्वालिफिकेशन थी भारत के राष्ट्रपति की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और शक्तियों का संक्षिप्त बिंदुवार सारांश दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कार्यकारी प्राधिकारी नहीं होता। हमारे यहाँ मेन मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रमुख परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। और जो भी परिषद काउंसिल्स कौन सी होती हैं, जैसे राज्यसभा या लोकसभा आदि होते हैं, तो यहाँ पर काउंसिल्स बनाई गई है। उन काउंसिल्स में जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, फिर चाहे वो विनिंग पार्टी के हो या जो अपोजिशन के हो, उनमें से लीडर्स लिए जाते हैं और उन लीडर्स को मिलाकर के काउंसिल्स बनाई जाती है। जब देश में कुछ इस प्रकार की इमरजेंसी होती है या कुछ बड़े निर्णय होते हैं, तो वहां पर सभी से सुझाव मांगे जाते हैं और उनको भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है कि कुछ अगर कोई एक ही पार्टी सारा काम करेगी तो दिक्कत है, इसलिए काउंसिल्स बनाई जाती है और उन काउंसिल्स के अपने अपने काम होते हैं। फाइनेंस वाला अलग देखेगा या दूसरे कोई काम है तो वो अलग देखेगा। इसलिए संसद में अलग अलग टाइप की काउंसिल्स होती हैं। जब आप उसमें घुसोगे अंदर तो फिर उसके बारे में जानोगे कि कितनी काउंसिल्स होती हैं। 30-50 के पास काउंसिल्स होती हैं। जो काउंसिल्स फिर एमएलए द्वारा बनती है, सॉरी एमपी द्वारा बनती है, और फिर वो नीचे जो आईएएस आईपीएस अधिकारी नॉमिनेटेड होते हैं वो सब उसका कार्य संभालते हैं। तो प्रमुख परिषदों के अध्यक्ष रहते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, तो पूर्व में योजना आयोग था इसका नाम, अब ये नीति आयोग हो गया। नीति आयोग ये 2014 के बाद हुआ है जब मोदी जी आए, पहले ये योजना आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतरराज्यीय परिषद के पदन अध्यक्ष के रूप में। ऐसे और भी परिषदें हैं, ये इंपॉर्टेंट परिषदों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। संसदीय सत्र, तो जो हमारे यहाँ जो सत्र बुलाते हैं संसद में, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से बुलाते हैं और सभी संसद सत्र बुलाते हैं और स्थगित भी करते हैं। ठीक है, तो संसदीय सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन किसके परामर्श से बुलाते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लोकसभा का विघटन, प्रधानमंत्री लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो जैसे अभी मान लो मई में चुनाव होने वाले हैं हमारे यहाँ भारत में 2024 में, किसके लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अब अभी 6 महीने हैं, तो अभी प्रधानमंत्री चाहें तो उसको भंग करा करके चुनाव करा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके विघटन के बारे में बात कर रहा है। मंत्री परिषदों की नियुक्ति करता है, मतलब जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट कौन किसकी होती है, मंत्रियों की कैबिनेट होती है, प्रधानमंत्री। और उसमें जो मंत्री बनते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट मंत्री हो गए या एविएशन मंत्री हो गए या जो भी अलग अलग टाइप के जो मिनिस्टर्स की पोजीशंस होती हैं, उनको मिला करके एक परिषद बनती है, उसको कैबिनेट बोलते हैं। वो मंत्री परिषद की नियुक्ति, तो यहाँ पे उसमें नियुक्ति भी करते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, पोर्टफोलियो का आवंटन करते हैं। तो जो मंत्री होते हैं उनको विभाग आवंटित करते हैं, कि जो मंत्री बन गए फिर उनको उनका जो डिपार्टमेंट होता है उनको आवंटित करते हैं। राष्ट्रपति से उनके इस्तीफे या बर्खास्ती का अनुरोध कर सकते हैं। देखिए कितनी पावर है, राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए या बर्खास्ती का अनुरोध कर सकते हैं मंत्रियों का। आपातकालीन शक्तियां, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा की सिफारिश करने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री आपातकाल जो है वो उसके भी सिफारिश कर सकते हैं। किस कंडीशन में, युद्ध की कंडीशन में, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र कोई विद्रोह हो जाता है तो उस कंडीशन में। राष्ट्रपति शासन पर सिफारिश, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने या वित्तीय अस्थिरता के दौरान राष्ट्रपति को सलाह देता है ना। सदन के नेता लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता के रूप में कार्य करता है। तो जो सदन का नेता, मतलब सदन के दो नेता हो गए, एक तो जो विनिंग पार्टी है उसके ये जो मतलब
जिसकी ज्यादा सीटें होती हैं वो बहुमत दल हो गया, और जो अपोजिशन है उसमें कम सीटें होती हैं तो अपोजिशन का नेता हो गया। तो दो नेता होते हैं, एक सदन का नेता और एक अपोजिशन का नेता। तो सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है, क्योंकि उसको बहुमत दल की तरफ से जो है चुना गया है। ये प्रधानमंत्री के बारे में जो उनकी भूमिका और शक्तियों को रेखांकित करता है। संसद, भारत की संसद के बारे में अब हम समझते हैं कि भारत की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन अर्थात निचला सदन या लोकसभा और उच्च सदन जो है राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा कौन सा? उच्च सदन, याद रखना हमेशा। और लोकसभा जो है निचला सदन कहलाता है। और निचले सदन में एमपी जनता के वोट के द्वारा चुन के जाते हैं, और राज्यसभा में अलग तरीका है उनको चुनने का। जो एमएलए होते हैं उस राज्य के, वो उनको चुनते हैं, डायरेक्ट जनता उनको नहीं चुनती है। राज्यसभा संसद की ऊपरी सदन संविधान के संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्य की जनसंख्या के आधार पर सदस्य इसमें मिलती है। तो जो राज्यसभा है ये संघीय कैरेक्टर, मतलब जो संघ का वाली बात है कि हमारा सेंटर है, सेंटर के अंतर्गत अलग अलग राज्य हैं, इसको संघ बोला जाता है। तो संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा, है ना। और राज्यसभा की जनसंख्या के आधार पर, मतलब किस स्टेट में कितनी जनसंख्या है उस पे कितने जो एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं, फिर उसकी सदस्यता राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन होता है, एमएलए वोट करते हैं, फिर वहां पे वो अगर विन करता है तो वो राज्यसभा का सांसद बनता है। अधिकतम संख्या 250 सदस्य की थी। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो सीट्स होती हैं 250 अधिकतम है, और 238 राज्य और केंद्र शासित को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें से 250 में से अब शायद ये 252 है, और एक बार चेक करना पड़ेगा। और 238 जो होते हैं ये तो एमएलए चुन के भेज देते हैं, लेकिन जो बाकी के होते हैं वहां अधिकार होता है गवर्नमेंट को कि उनको नॉमिनेशन के द्वारा, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा, जावेद अख्तर या इस तरह की जो हस्तियां होती हैं, ऐसे लोगों को भी वहां पर बिना चुनाव के उसको नामित कौन करता है वो एक बार समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री या सरकार करती है शायद। तो ऐसे लोगों को, 12 लोगों को भी वहां पर भेज सकते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा सांसद के लिए। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा, ये 12, हाँ राष्ट्रपति करता है, देखो राष्ट्रपति द्वारा 12 को नामांकित किया जाता है। एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके राज्य विधान सभाओं द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। मतलब जो राज्य में, मतलब जो एमएलए द्वारा हैं उनके द्वारा चुन के, उनके वोट के द्वारा ये आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया। सर, ये राज्यसभा को ऊपरी सदन कह रहे हैं, हाँ, लेकिन तो एमपी तो लोकसभा में होते हैं ना, तो नहीं तो राज्यसभा में भी तो एमपी होते हैं, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। हमारे टोटल जो देश में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके कुछ 550 के आसपास सीट्स हैं, 542 समथिंग कुछ हैं। तो इन ये 542, तो लोकसभा जो है पहले वहां पर बिल पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, कभी कभी राज्यसभा में भी आ जाता है, या दोनों का संयुक्त सेशन भी बुला सकते हैं। मनी बिल के लिए हमेशा दोनों को संयुक्त भी बुला सकते हैं, और दोनों सदनों से उसका पास होना जरूरी है, तब जाकर के हमारे यहाँ कानून बनता है। तो इसको ऊपरी और उसको निचला सदन कहने से क्या तात्पर्य है? अब वो तो संविधान में जो उन्होंने बनाया है उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं, उसके भी कारण रहे होंगे, अब वो मुझे आइडिया नहीं है। अपन इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ओके सर। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता। समझे मेरी बात को? राज्यसभा क्या है? स्थायी निकाय है। लोकसभा का तो विघटन कर सकते हो आप, राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकते। समझे मेरी बात हाँ, को? ठीक है। हाँ। इसके 1/3 सदस्य निरंतरता की सुनिश्चितता करते हुए हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। वे 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है राज्यसभा सदस्यों का? 6 साल का, याद रखना। और एमपी लोकसभा का कितने का होता है? 5 साल का। सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
ठीक है, ये तो हो गया। अब अध्यक्ष एवं उपसभापति, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इनकी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। मतलब जो सभापति होते हैं वो तो एक तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के, है ना, और इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं, ये याद रखने वाली बात है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति जो इसके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ये 2 पॉइंट इसके याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपसभापति के मामले में। अब आती है लोकसभा। तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, हमें पता ही है। संविधान राज्यों के लिए अधिकतम 530 प्रतिनिधियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 तक और संभावित रूप से राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को निर्धारित करता है। तो 552 हो गए ना, 530 प्रतिनिधि हो गए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को दे, तो 530 प्लस 20 कितनी हो गई, 550 और प्लस 2, तो 552 सीटें भैया हमारी राज्यसभा और संसद दोनों को मिला, लोकसभा को मिला करके। प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को फिर से समायोजित कर सकता है। मतलब 552 जो सीटें हैं, अब हमारा नया संसद का उद्घाटन हो चुका है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना कि नया संसद जो है कितनी तारीख को उद्घाटन हुआ है, तो यह आपका एक क्वेश्चन बन सकता है वहां से भी। तो संसद प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को फिर से समायोजित, तो यहाँ पे ये 552 जो सीट है इसको बढ़ा भी सकते हैं, अगर जनसंख्या बढ़ती है, क्षेत्र बढ़ता है, तो ये जो है बढ़ भी सकती हैं, बट वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके बाद संसद द्वारा वो निर्धारित किया जाता है, वो उसके द्वारा ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, ये फिक्स नहीं है। लोकसभा के कार्यकाल की जानकारी। सर ये एंग्लो इंडियन क्या है, मतलब एंग्लो इंडियन कौन सदस्य व्यक्ति है? हैं, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो ब्रिटिश रहे हैं और यहीं रह गए हैं, जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। मतलब अभी भी है ऐसा एंग्लो इंडियन सीट हाँ, का? बहुत सारे हैं। ओके। लोकसभा के कार्यकाल की जानकारी। लोकसभा का मानक कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। इसके राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है, मतलब ये राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग, मतलब 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही भंग नहीं करेगा। कब करेगा, जब प्रधानमंत्री बोले। 1976 में 42वें संशोधन, ये याद रखना, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने इसे 6 साल तक बढ़ा दिया, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने इसे वापस 5 साल का कर दिया। संसद अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से अधिक बढ़ा सकती है। हमने देखा था ना 352 के अंतर्गत कौन सी आपातकाल आती है, राज्य की आती है, फाइनेंस की आती है या नेशनल आती है, राष्ट्र की आती है 352, अभी पढ़ा था पीछे हमने। लेकिन एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं। आपातकालीन उद्घोषणा समाप्त होने के बाद ऐसे विस्तार 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकते। मतलब जो 352 के अंतर्गत अगर आपातकालीन की स्थिति है, तो अनुच्छेद 352 संसद का जो अनुच्छेद 352 है, वो जो 5 साल की इसकी अवधि है उसको बढ़ा सकता है, और लेकिन एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं, और 1 वर्ष तक का ही बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 वर्ष कर सकते हैं। फिर से उनको वापस से वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी उसको बढ़ाने के लिए। आपातकालीन उद्घोषण समाप्त होने के बाद ऐसे विस्तार, अब जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसको वापस से बहाल करना चाहिए, चुनाव करा करके वापस से सरकार को बिठाना चाहिए। ये इसका लोकसभा की जानकारी है कार्यकाल की। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु आवश्यक कितनी है, 25 वर्ष होना चाहिए, किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा में कितनी थी आयु, 35। 35 थी 30 शायद। 30 थी, 30 है ना। हाँ। लोग 35 राष्ट्रपति 35 राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। अध्यक्ष के रिक्त होने और अनुपस्थिति की स्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालता है।
वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोकसभा सदस्य हैं, सदन भंग होने के बाद भी जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। हटाने के लिए 14 दिन के नोटिस के बाद समाधान की आवश्यकता होती है। बराबरी की स्थिति में स्पीकर निर्णायक वोट दे सकता है। बराबरी की स्थिति मालूम यह हो गया कि जैसे मान लो अभी महिला आरक्षण को लेकर के संसद में बहस हुई, अब वहां पे जो वोट पड़े वो पड़े 50-50 हो गए कि भाई सारे 550 सीट में से आधे जो 275 हैं उन्होंने आधे वोट दिए और 275 आधे वोट दिया। अब इस स्थिति में जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है या उपाध्यक्ष जो होता है, वो जो स्पीकर उस समय बैठा हुआ है, वो किस ओर वोट डालेगा, तो वो कानून अगर वो पक्ष की ओर वोट डाल दे तो कानून पारित हो जाएगा, और विपक्ष की ओर वोट डाल दे तो कानून वहां से ड्रॉप हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ये वाली स्थिति पे बात करें। स्पीकर के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, जिसमें संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा से राज्यसभा में भेजे गए धन विधेयक, मतलब धन विधेयक मनी बिल के बारे में, को प्रमाणित करना शामिल है। धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है मनी बिल के बारे में। संसदीय समितियों पर सारांशित जानकारी। संसद अपने कामकाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालने के लिए समितियों पर निर्भर करती है। समितियां दो मुख्य प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो संसद में जो कामकाज होते हैं उसके लिए क्या बनती है, समितियां बनती हैं, है ना, कमिटीज जिनको बोलते हैं, कमेटियां बनती हैं। तो जो कमेटी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तदर्थ और स्थायी समितियां होती हैं, ठीक है। तो तदर्थ समितियां कौन सी होती हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित की जाए। तदर्थ मतलब टेम्परेरी और स्थायी मतलब परमानेंट, है ना। तो तदर्थ समितियां कौन सी होती हैं, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित और कार्य पूरा होने पर विलीन हो जाती हैं। तो कुछ कि भाई नवदुर्गा आ रहे हैं, नवदुर्गा आ रहे हैं तो क्या करो, एक कमेटी बना दो जो 9 दिन काम करेगी, उसके बाद इसको डिसमिस कर देंगे। ऐसा ही संसद में होता है कि कुछ विशिष्ट उद्देश्य है तो उसके लिए उसको गठित करते हैं, उसका काम पूरा होने पर उसको विलीन कर देते हैं। उल्लेखनीय तदर्थ समितियों में विधायकों पर चयन और संयुक्त समितियां शामिल हैं। स्थायी समितियां कौन, संसद के प्रत्येक सदन में स्थायी समितियां होती है, ये परमानेंट होती है, हमेशा काम करती है। उदाहरणों में व्यावसायिक सलाहकार समिति, मतलब जो व्यवसाय है, मतलब जो उनको सलाह देने का काम करती है समिति, तो वो व्यवसाय सलाहकार समिति हो गई। याचिका समिति हो गई, विशेष अधिकार समिति हो गई। नियम समिति शामिल है कि नियम कौन कौन बनेंगे, तो वो जो समिति होगी वो काम करेगी। अन्य समितियां होती हैं, कुछ समितियां कार्यपालिका पर निगरानी रखने वाले संस्था के रूप में कार्य करती हैं। इनमें अधीनस्थ विधान, सरकारी आश्वासन, अनुमान, सार्वजनिक खाते, सार्वजनिक उपक्रम और विभागीय संबंधी है। ये इतना डिटेल आएगा नहीं, बट फिर भी एक ध्यान रखिएगा इसको, लेकिन पढ़ने वाली चीज है, आपको इंटरेस्ट आएगा अगर कभी इसको पढ़ेंगे तो। क्योंकि हम देश के बारे में, संविधान के बारे में जानकारी कम रखते हैं, कानूनों के बारे में जानकारी कम रखते हैं। हमारी लिटरेसी तो है, लेकिन लिटरेसी हमारे अधिकारों को लेकर के बहुत कम है। भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में संक्षिप्त जानकारी है तो हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, हमने प्रधानमंत्री पढ़ लिया, हमने संसद पढ़ ली, संसद में हमने राज्यसभा पढ़ लिया और लोकसभा पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का शीर्ष कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है शीर्ष कानूनी अधिकारी? हमारे यहाँ भारत में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं उसको, और सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अटॉर्नी जनरल एक तरीके से वकील हो गया भारत की सरकार का या भारत का, ठीक है, जो जो भी उस समय रहे। और वो योग्यता क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसकी भी कंडीशन होती है नियुक्ति की, उसके पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, वो इनकी योग्यता इनकी भी होनी चाहिए, तब ये अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर ये कार्य करता है। कर्तव्यों में सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना, है ना, और सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना और संविधान में निर्देशित कार्यों का निर्वहन करना इनके अंतर्गत आता है। कैबिनेट सदस्य ना होते हुए भी, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं कि भाई कोई समस्या खड़ी हुई है तो बुला सकती है संसद इनको, क्या ये आप, तो ये अपना सुझाव अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते। सभी भारतीय न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन राज्य के विरुद्ध नहीं, और उन्हें उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश के वेतन के बराबर रिटेनर के साथ मुआवजा दिया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल क्या करता है, वे शीर्ष कानूनी अधिकारी होता है और सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो एडवोकेट होते हैं बेसिकली ये भारत सरकार के। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या हुआ, जाग रहे हो ना? हाँ जी सर। बताओ जल्दी, बहुत सरल है। इतने घोटाले बड़े होंगे आप लोगों ने भारत सरकार में समय समय पर कभी होते रहे हैं, तो उसकी जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती हैं पता है आपको? सीएजी के बारे में सुना है? हेलो। हाँ सर, सुना है। हाँ, तो ये वही है सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल बोलते हैं क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी जो है वो जितने भी वित्तीय काम होते हैं फिर उसका ऑडिट करती है। उस ऑडिट में वो देखती है कि भाई जो सरकार ने बजट्स वगैरह रखे हुए हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, लेखा जोखा हो रहा है, वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जो कोल घोटाला या इस प्रकार के जो पुराने घोटाले निकले थे कि वहाँ एंट्रीज में गड़बड़ियां पाई गई, जो बजट अलोकेशन है वो गड़बड़ थे, वो पेमेंट कहाँ से आया कहाँ गया, और वो सब ट्रेस करने का काम कौन करता है? सीएजी करती है। तो जितने भी भारत सरकार के फाइनेंस वाले ट्रांजैक्शन हैं उसका ऑडिट कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है ना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, 65 वर्ष की आयु या 6 साल के कार्यकाल की समाप्ति तक जो भी पहले हो पद पर बना रहता है। जनता के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जिम्मेदारियों में संघ और राज्यों के लिए खाते बनाए रखना, ये सुनिश्चित करना शामिल है कि संसदीय या राज्य विधायी अनुमोदन के बिना भारत या राज्यों की सामकेतिक निधि से कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान कार्यालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता स्थापित करते हैं। हटाने के लिए दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 उपस्थित सदस्यों और सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। इनको कब हटाया जा सकता है? दुर्व्यवहार और अक्षमता के प्रमाण की इसमें आवश्यकता होती है, और संसद के प्रत्येक सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 उपस्थिति सदस्यों, 2/3 उपस्थित होने चाहिए सदस्य, बहुमत द्वारा इनको हटा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर कार्यालय के दौरान वेतन सेवा शर्तों को सीएजी के नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता। मतलब जो आपातकाल, फाइनेंशियल आपातकाल को छोड़कर जो कार्यकाल के दौरान इनका, मतलब जो जो जिसमें ये काम कर रहे हैं, जो टाइम है इनका, वेतन और सेवा, मतलब वेतन मतलब सैलरी और सर्विसेज की जो सीएजी को मतलब जो सीएजी जो होता है उसको बदल नहीं सकते, जो उसका पद है। सीएजी का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। इसे संसदीय वोट की आवश्यकता के बिना भारत के सामाजिक कोष में जमा किया जा सकता है। तो ये सीएजी के बारे में है। क्या होता है ना, हिंदी और इंग्लिश हमारी लैंग्वेज, मतलब मुझे तो बड़ा हिंदी में अटपटा लगता है, कुछ चीजें इंग्लिश में ही समझ में आती हैं, कुछ चीजें हिंदी में समझ में आती हैं। तो थोड़ा इसको अगर इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा। आज का तो खत्म हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें सब हमारा सिलेबस बचा हुआ है, जिसमें हम कुछ टॉपिक और हैं 2-4, तो कल आई थिंक ये आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और कल आप लोगों की परीक्षा थी परसों, तो वो कैसी रही? चले गए क्या सब लोग? नहीं सर, ठीक थी सर। ठीक था। दिसंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जोर शोर से पढ़ना चल बहुत रही है सारा है। सर। अच्छा। बहुत सारा पढ़ना है।